हेलो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो दोस्तों, काफी अच्छा सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है वर्दी का सपना सीरीज को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी अच्छा मैटर इसमें पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और काफी सारे तथ्य जो आपके कवर हो रहे होंगे। ठीक है, तो देखो आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख भाग एवं प्रमुख अनुच्छेद जो लगातार परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो वही हम चर्चा करने वाले हैं। एक से लेकर जितने भी अनुच्छेद हमारे महत्वपूर्ण है, सारे अनुच्छेद आपके साथ मैं भी क्लास में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इस क्लास में और एक और क्लास आपकी जो अगला वर्दी का सपना सीरीज क्लास 7 आएगी, दोनों में हम अनुच्छेद भाग ये सारी चीजें चर्चा करेंगे। ठीक है, और पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की अनुसूचियां मेरे द्वारा भारतीय जो राज व्यवस्था पढ़ाई गई है, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राज व्यवस्था की। उस राज व्यवस्था में आप 2 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, एक भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो है, ठीक है, अनुसूचियां सारी चीजें मेरे द्वारा उसमें बताई गई पूरी डिटेल, और साथ में भारतीय संविधान के स्रोत, किस देश से हमने क्या व्यवस्था ले रखी, ये चीजें आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस हैं, 15 से 18 मिनट की क्लासेस होंगी, तो दोनों चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आपके आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर वहां से बन सकता है। अनुसूचियों से तो पूरी पूरी संभावना है कि अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, चारों में से एक सवाल आपका जरूर बन सकता है वहां से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो अवश्य देखिएगा आप लोग, साथ ही स्रोत भी अवश्य आप लोग देख लीजिएगा। देखो बाकी अनुच्छेद में आपका 2 क्लासेस में कवर करा दूंगा, तो आपका पूरा पॉलिटी ही फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें डायरेक्ट, क्योंकि हम जब कोई भी एग्जाम देते हैं ना, तो हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मतलब हम कोई भी वनडे एग्जाम जब देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें पूरी तरह डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वही आते हैं ना, ऐसा पूरा डीपली पढ़ना और उनको विस्तार पूर्वक, ये क्लासेस मेरी द्वारा जो पॉलिटी की क्लासेस है वो आगे बढ़ाई जाएंगी, तो वहां से आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पर अभी जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सही जाए। ठीक है, तो देखो चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाग 1 क्या है? भाग 1 क्या है? भारत के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघी शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। संघी शब्द के बदले भारत को क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो राज्यों का संघ भारत को कहा गया। तो भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 तक का उसी में सम्मिलित है। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण मतलब है, लेकिन देखो पूछना बहुत कम ये पूछा जाता है, इसलिए हम उसकी संबंध में चर्चा नहीं करेंगे। सीधा भाग 2 देखते हैं। देखिए भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता में भी देखो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? भारतीय नागरिकता। ठीक है, भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता क्या क्या नागरिक मतलब नागरिकता कैसे मिल सकती है, क्या नागरिकता के विषय में प्रावधान है, वो सारे किसमें? भाग 5 में। ठीक है, अन्य जो भाग अनुच्छेद 5 में। ठीक है, अन्य जो अनुच्छेद 6, 7 जो पाकिस्तान से भारत आते हैं उनके लिए 6, जो भारत से पाकिस्तान आते हैं अनुच्छेद 7। ठीक है, वो परिस्थितियों के हिसाब से, तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से भी दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए थे, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इतने नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। देखो भाग 2 में केवल इतना आपने याद रखना है, अनुच्छेद 5 जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है, और भाग 2 क्या है? नागरिकता से संबंधित भाग 2। ठीक है, भाग 3 यदि बात करें, भाग 3 इसमें क्या क्या चीजें आती है? भाग 3 में हमारे मूल अधिकार। ठीक है, भाग 3 चर्चा करते हैं हमारे मूल अधिकारों के बारे में, कौन कौन से हमारे अधिकार हैं। सबसे पहला देखो समता का अधिकार। समता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विभिन्न प्रकार की समानताएं हमें प्रदान की गई। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव, तो मुख्यतः क्या देखो 14वां अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष समानता। और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समानता किसमें हो जाएगी? अनुच्छेद 14 में हो जाएगी। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीज आपको पता होनी चाहिए। इनके आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, जो
अन्य वर्ग है, ठीक है, वंचित वर्ग है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। फिर 16वां देखो, 16वां क्या है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता किसमें आता है, अनुच्छेद 16 में आता है। लेकिन ये भी क्या है, यहां पर भी हालांकि समान व्यवहार करेगा, लेकिन महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। 16वां अनुच्छेद 17 क्या देखो, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17, ठीक है। छुआछूत बिल्कुल भी क्या है, निषिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है, केवल सेना और शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, ठीक है, सेना और शिक्षा में देखो, सेना में जैसे मेजर, लेफ्टिनेंट, जनरल, ठीक है, जैसे शिक्षा में प्रोफेसर वगैरह, ठीक है, डॉक्टर की उपाधि जो मिलती है, ये सारी चीजें क्या है, ये उपाधियों का अंत, मतलब इनको छूट है, बाकी उपाधियां ना किसी देश से ले सकता है, यदि लेगा तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लेगा, ठीक है, और ना ही किसी को कोई उपाधि मिल सकती है, तो उपाधियों का अंत किसमें, अनुच्छेद 18 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये है हमारा समता का अधिकार, जो कि 14 से 18, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कौन, राज्य, ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक है। ऐसी लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, लेकिन जो वंचित वर्ग है, महिलाएं, उनके लिए किया जा सकता है, उनके लिए कुछ विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत बिल्कुल पूरी तरह निषिद्ध है। और अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत, ठीक है। फिर है 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 से 22 है। इसमें 19वां क्या बोलता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, स्टार इस पर लगा लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए लिखा रहा हूं। अनुच्छेद 20 बोलता है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सारी चीजें नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, देखो, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब एक जितना जो कानून बोलता है उतनी ही किसी को सजा दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा जो प्रभावी कानून है उसी के अनुसार सजा दी जा सकती है। मान लीजिए किसी ने 2010 में कोई अपराध किया था, तो 2010 में जो कानून प्रभावी रहा होगा उसके आधार पर उसको सजा दी जाएगी, 2022 के कानून के हिसाब से नहीं दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा संरक्षण क्या मिलता है उसको, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि एक अपराध है उसके लिए बार बार पकड़ के उसको जेल भेजते रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, देखो, एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, तत्समय प्रभावी कानून के अनुसार उसको सजा दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी। अगला देखो, अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसी के अंतर्गत हमें निजता का अधिकार हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक है, तो इसी में उसको जोड़ा गया, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है किस में सम्मिलित किया गया, 21वें में, ठीक है। जीने की स्वतंत्रता किसमें, 21 में है, ठीक है। कई सारी इसमें लगभग 34 से 35 स्वतंत्रताएं हमें दी गई है, तो सारी हम चर्चा इसमें नहीं करेंगे। 21 को देख लेते हैं, ठीक है। 21 को क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, किसमें है, 21 को में, ठीक है। और पूछा जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है, शिक्षा लें, उनके लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखो 22, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, तो इसमें भी कई सारी चीजें हमें जो छूट मिलती है, ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण में क्या होता है, सबसे पहला, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है, रिमांड के लिए, उसको न्यायिक
अभिरक्षा में लेने के लिए, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में लेने के लिए उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सबसे पहला तो यही है, ठीक है। बाकी इसमें किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा और किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपना जुर्म स्वीकार कर ले, ठीक है। तीसरा ये अपनी इच्छा से वकील रखने की उसको अनुमति रहेगी, चाहे तो अपना वकील रख सकता है, ठीक है। हालांकि विधिक सहायता का प्रावधान है, लेकिन वो अपना वकील रख सकता है, ठीक है, इसका भी। और चौथा क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी करते समय उसको उसके जुर्म से अवगत कराया जाएगा कि उसे किस जुर्म के लिए, उसके द्वारा क्या क्राइम किया गया, क्या उसके द्वारा कृत्य किया गया जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सारी चीजें इसमें बताने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 क्या बोलता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बिल्कुल नोट करते हुए चलना है, ठीक है, लगातार परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखो 23वां और 24वां क्या है, 23 से 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें 23 क्या बोलता है, अनुच्छेद 23 है बलात् श्रम मानव दुर्व्यापार का निषेध, ठीक है। मानव दुर्व्यापार का निषेध मतलब किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा और मानव क्रय विक्रय बिल्कुल भी प्रतिबंधित रहेगा, ठीक है। मानव का दुर्व्यापार नहीं करेगा कोई, साथ ही में जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, बाल श्रम निषेध, मतलब छोटे बच्चों से बिल्कुल भी श्रम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। बाल श्रम निषेध 24 में। अनुच्छेद 23 क्या है, बलात् श्रम निषेध, मानव दुर्व्यापार निषेध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 क्या बोलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की, उसका संरक्षण करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। जिसमें 29 क्या है, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये बोलता है अनुच्छेद 29, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए सारे अनुच्छेद 29 और 30 में किए गए, ध्यान रखिएगा। फिर देखो 31वां जो अनुच्छेद है वो संबंधित संपत्ति का अधिकार से, ठीक है, संबंधित था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको वहां से हटाकर किसमें, अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया, ठीक है। और उसको विधिक जो हमारा संवैधानिक अधिकार से उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। केवल इतना उसमें चेंजेस कर दिया गया, तो हमारा वो मूल अधिकार न होकर क्या है, केवल एकमात्र क्या है, हमारा विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है संपत्ति अर्जित करना, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं जा सकते कि उसके लिए रिट जारी की जाए, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या है, देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी के अधिकारों का हनन होता है तो कहां जाते हैं, या तो हाई कोर्ट जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। यही होता है ना, किसी के साथ कोई भी भेदभाव हो रहा है, कुछ भी चीज है, जैसे अभी मान लीजिए उत्तराखंड राज्य में हमने देखा था कि महिला आरक्षण को लेकर बाहरी राज्यों की महिलाएं हाई कोर्ट चली गई कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें मौका नहीं दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत, देखो हाई कोर्ट जो जाते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है, वो किस में जाते हैं, 32। और हाई कोर्ट किस में जाते हैं, ये है 226 अनुच्छेद, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जाएंगे 226 अनुच्छेद के तहत। इनके तहत देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या है, रिट जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। तो मुख्यतः रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, 5 प्रकार की रिटें होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। फिर देखो परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक
ठीक है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। ये रिटें कौन जारी करता है? या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, हमारे जो अधिकारों का हनन होता है, यदि हमारे किसी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो हम कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कौन है? अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 हमारा डॉक्टर है, उसके आधार पर हम कहां जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर हाई कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, वहां से रिटें जारी की जाती है। फिर ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो गए हमारे मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब देखो हम जाते हैं भाग 4 में। भाग 4 क्या होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, नीति निदेशक तत्व है राज्य की, किसमें? भाग 4 में। ठीक है, इन्हें डीपीएसपी भी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भाग 4 नीति निदेशक तत्व हैं। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कहां से ले गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वाद योग्य नहीं है। देखो, जैसे हमारे मूल अधिकार है ना, ये मूल अधिकार हमारे लिए, मतलब यदि हमारे किसी अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं और वहां से बोलते हैं, न्यायालय के सामने बोलते हैं कि हमारे इन अधिकारों का हनन हुआ है, हमें अधिकार प्रदान किया जाए। लेकिन जो डीपीएसपी है या फिर नीति निदेशक तत्व है, ये वाद योग्य नहीं। यदि ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य ऐसा करे, मतलब राज्य के लिए निर्देश है कि राज्य ऐसा करे, ऐसी नीतियां बनाए, अनुच्छेद 39 के तहत कानूनी सहायता दे। ठीक है, इस तरह से मतलब ये राज्य का कर्तव्य रखा गया है कि वो ऐसा करे, लेकिन वो बाध्य नहीं है, वो चाहे तो ना करे। नहीं भी करेगा तो हम उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि केवल ये वादियों की, इनमें हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 को निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 को है निःशुल्क विधिक सहायता, जो नालसा के जरिए, डालसा के जरिए, नालसा के जरिए सालसा, ठीक है, सालसा के जरिए डालसा के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो छोटे छोटे न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय वहां पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट में यदि प्रदान की जाएगी तो सालसा के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, और यदि सुप्रीम कोर्ट में प्रदान किया जाए तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए वहां पर प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो विधिक सहायता 39 को ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 40 के है पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 बोलता है। अनुच्छेद 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी। यदि कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो उसके जीवन निर्वाह के योग्य मजदूरी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद 43 मतलब एक मजदूरी की व्यवस्था करेगा। आता है ना, राज्य या केंद्र सरकार लेके आती है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो अभी वर्तमान में लागू है 1986 का, तो इसी यही है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यहीं से आ रखा है। ठीक है, इसी के माध्यम से आ रहा है, क्योंकि ये राज्य चाहे तो करे। संविधान 1950 में लागू हो गया, तो उसने कब किया? 1986 में किया, 36 साल बाद किया। चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो लाए ही लाए। अनुच्छेद 44 देखो क्या है? समान नागरिक संहिता, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है काफी चर्चा में है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। तो ये भी देखो, राज्य चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में भी जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, कहाँ है? गोवा में लागू है। ठीक है, उत्तराखंड में कमेटी बनाई गई है रंजना देसाई की अध्यक्षता में। ठीक है, उत्तराखंड में जो कमेटी बनी है रंजना देसाई, ध्यान रखिएगा, अभी कार्यकाल उसका बढ़ा दिया गया, 6 महीने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, रंजना देसाई, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है उत्तराखंड में, जो कि किसके लिए? समान नागरिक संहिता पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो अनुच्छेद 44 क्या बोलता है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? प्रारंभिक और निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक और निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, मतलब राज्य का राज्य चाहे तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क दे सकता है। ठीक है, और राज्य देता भी है। देखो 8वीं तक का, हाई स्कूल तक का भी लगभग किताबें फ्री मिलती हैं, भोजन का प्रावधान है स्कूल में। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक और निःशुल्क शिक्षा। अगला देखो 46वां अनुच्छेद 46 क्या बोलता है? SC ST और
और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, राज्य चाहे तो एससी के लिए, एसटी के लिए और वंचित वर्गों, अन्य जो वंचित वर्गों हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, उन्हें छूट प्रदान कर सकता है। ठीक है, उनके लिए आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है इसी अनुच्छेद के द्वारा राज्य को ये निर्देश दिए गए। ठीक है, राज्य को निर्देश दिए गए, उसका कर्तव्य न होकर उसके निर्देश उसको प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 48 को जो लगातार पूछा जाता है, 48 को, अनुच्छेद 48 को क्या, देखो, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा। ठीक है, वन्यजीव और वन्यजीवों की रक्षा करेगा। ठीक है, तथा वन्यजीवों की रक्षा करेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। देखो 48 को पूछा जाता है लगातार, तो राज्य को यह निर्देश है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ठीक है, उसका संवर्धन करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा देखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सारे अधिनियम पारित किए गए हैं। ठीक है, तो एक्ट क्यों लाए जाते हैं? राज्य अपना जो निर्देश है उसको पालन करता है। ठीक है, उसका पालन करता है, उसी के आधार पर ये एक्ट सारे लाए गए हैं, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, 48 को क्या है, पर्यावरण का संरक्षण। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस अनुच्छेद में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वो पर्यावरण के संरक्षण करे? ठीक है, किस में निर्देशित किया गया है? अनुच्छेद 48 क में। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या है, देखो अनुच्छेद 50 बोलता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, पृथक क्यों किया गया इसको? इसके पीछे भी वजह है। यदि कार्यपालिका यानी कि जो सरकार है वो न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने लग जाएगी तो फिर किसी को न्याय की उम्मीद नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया ताकि इसका कार्यपालिका कोई न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। जो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ वही चीजें मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो आप लोग लिखते भी रहिए, इनको नोट भी करते रहिए। ठीक है, एक है 51 क्या बोलता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति प्लस सुरक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? राज्य को यह निर्देश है कि वह क्या करे? अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का प्रयास करे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करे। ठीक है, तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए और वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य है, ये हमारे मौलिक अधिकार है, राज्य का मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा कि ये वाद योग्य नहीं है, केवल राज्य को निर्देश है कि वो ऐसा करे, उसके कर्तव्य भी नहीं निर्धारित नहीं है, हमारे अधिकार भी निर्धारित नहीं है। ठीक है, ये केवल क्या है? वाद योग्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य को निर्देश है कि वो ऐसा करे, चाहे तो ना करे। तो 39 को निःशुल्क विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या? निर्वाह मजदूरी कर्मकारों के लिए। 44 क्या? समान नागरिक संहिता, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और रंजना देसाई की अध्यक्षता में उत्तराखंड में कमेटी गठित की गई। ठीक है, इसके लिए 45 से देखो प्रारंभिक एवं निःशुल्क शिक्षा। 46वां क्या है? एससी एसटी और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, राज्य ऐसा कर सकता है, उसको निर्देश है। राज्य को यह भी निर्देश है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। तो इस संबंध में भी एक्ट लाए जाते हैं लगातार। ठीक है, 50 का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना और 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं 51 को। देखो भाग 4 क अनुच्छेद 51 क क्या है? हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, जिनका हमें पालन करना चाहिए। देखो अधिकारों का हमें होता है, हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं हाईकोर्ट, लेकिन कर्तव्यों के बारे में कभी सोचते हैं? नहीं, कभी नहीं सोचते हैं। तो हमें कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक है, यदि हमें अधिकार चाहिए तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम भी कुछ करें। ठीक है, अपने लिए कुछ चाहते हैं तो हम भी दूसरे को कुछ प्रदान करें, तो ये हमारी प्रवृत्ति रहनी चाहिए। ठीक है, मूल कर्तव्य हमें इनका पालन करना चाहिए। किसमें? अनुच्छेद 51 क में दिए गए। ठीक है, भाग 4 क है और कहां से लिए गए हैं? सबसे पहले लिए कहां से? रूस से लिए गए। ठीक है, रूस से लिए गए हैं।
रूस से लिए हैं। और कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, कब आया था? 1976 से जोड़े गए, ठीक है, जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं, रूस से लिए गए, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और 11वां कब जोड़ा गया? मूल पहले कितने थे? 10 थे, ठीक है। 11वां कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में, ठीक है। तो 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही जोड़ा गया। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए, ठीक है, उसके लिए स्कूल भेजे उनको। तो ये कर्तव्य किसमें निर्धारित किया गया? हमारा 11वां कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही लाया गया था, ठीक है। बाकी 42 से जोड़े गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये संविधान में शामिल किए गए, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए। तो ध्यान रखिएगा भाई, इतना ही महत्वपूर्ण। देखो, अनुच्छेद 51 कौ में है? मूल कर्तव्य हमारे, जो कि भाग 4 कौ में है, ठीक है, रूस से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए, 10 जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ये जोड़े गए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। फिर देखो भाग 5 संघ सरकार, ठीक है, भाग 5 क्या है? संघ सरकार, ठीक है। संघ सरकार में हम राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं पूर्व में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति हम देख चुके हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति हम देख चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अन्य जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 74 इसमें देखते हैं हम। इससे पहले क्या आप लोग जो पहली क्लास थी ना, पिछली क्लास थी, अनुच्छेद क्लास 5वीं जो थी वर्दी का सपना की, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर मैंने सारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बता रखे, ठीक है। इसमें क्या है देखो, आर्टिकल 74 मंत्री परिषद की व्यवस्था, ठीक है। मंत्री परिषद होगी किसमें? किसके लिए होगी? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह हेतु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखो आर्टिकल 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य किसमें? अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 79 क्या है? संसद का गठन, संसद का गठन, अनुच्छेद 79 बोलता है संसद कैसे गठित होगी, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत होगी? अनुच्छेद 79 के तहत होगी। अनुच्छेद 80 क्या है? राज्यसभा का गठन, ठीक है, राज्यसभा का गठन। 81 क्या है? लोकसभा का गठन। पूछे जाते हैं लगातार ये अनुच्छेद, ठीक है। इसके अलावा देखो 108 है, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करता है इसकी? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको राष्ट्रपति के माध्यम से बुलाया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 किससे संबंधित? देखो राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? संयुक्त अधिवेशन से, दोनों सदनों के, ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा 108 में। 110 में देखो, 110 में क्या है? धन विधेयक, ठीक है। 112 में क्या है? वित्तीय विधेयक, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब बजट,
जो बजट आता है साल भर में कौन सा अनुच्छेद 112 के तहत आता है। ठीक है, तो एक बार एक क्वेश्चन बना था इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो बजट का क्या कहा गया है इसमें, बजट के लिए शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है इसका प्रावधान। अनुच्छेद 114 क्या बोलता है, 114 में देखो विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक। इसके अलावा देखो अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद की भाषा। संसद की भाषा क्या होगी, अनुच्छेद 120 में दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में दी गई, अनुच्छेद 123 में दी गई। ठीक है, तो ये है देखो महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 5 संघ सरकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में आपको पिछली क्लास में बताया। ठीक है, 74 में मंत्री परिषद की व्यवस्था, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने हेतु क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 78 है। 79 में संसद का गठन, संसद के कितने सदन है, देखो 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। ठीक है, फिर संयुक्त अधिवेशन, यदि इन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद कौन सा, 108। 110 में धन विधेयक, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, 114 विनियोग विधेयक। ठीक है, 120 में संसद की भाषा, कौन सी भाषा में संसद की कार्यवाही होगी। ठीक है, और 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आज यहीं तक करते हैं, काफी ज्यादा बड़ा क्लास भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मजा नहीं आता ज्यादा, आप लोगों को भी बोरिंग सा लगता होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, इसको पूरा नोट कर लीजिए और साथ में इसको बार बार रिवाइज करिए। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बनेगा, पक्का बनेगा। सारे महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको पॉलिटी में करा दूंगा। 2 क्लासेज और आएंगी पॉलिटी की। ठीक है, एक कल आएगी, परसों आएगी, तो 2 क्लासेज में आपका मैं पूरा पॉलिटी कवर करा दूंगा जितना पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, और जो भी परीक्षा जिन्होंने दी था, जिन्होंने मतलब प्रैक्टिस सेट दिया था, वो लोग उसका सॉल्यूशन जरूर देखना, आपको उससे भी काफी सारा लाभ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।